नमस्कार। आज हम एसआरए के सेक्शन 38, 39 और 40 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 8 के अंदर है। परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में डील करते हैं। अब परपेचुअल इंजंक्शन को हम हिंदी में शाश्वत निषेधाज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। और अब सेक्शन 38 जो है वो किस बारे में डील कर रहा है? सेक्शन 38 डील कर रहा है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाएगा या क्या सिचुएशंस होगी। अब इससे पहले हम उसकी सिचुएशंस को जाने, उससे पहले हम इसके प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहले प्रिंसिपल ये आ रहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिक्री और ए फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट। ये जो आएगा वो फाइनल डिसीजन पे आएगा। ये टेम्परेरी इंजंक्शन की तरह नहीं है जो कि प्रोसीडिंग के बीच में ही मिल जाए या बीच में ही ग्रांट हो जाए, ये वैसा नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इट ओनली ग्रांट आफ्टर द फाइनल हियरिंग ऑफ द केस। ये सभी को सुनने के बाद, सारी पार्टियों को, सारे विटनेसेस को सुनने के बाद ही ग्रांट किया जाएगा। तीसरा, इट डिसाइडेड ऑन द मेरिट ऑफ द केस एंड फाइनली डिसाइड द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द सूट। ये जो है ये केस के मेरिट पे सुना जाएगा कि अगर किसी को मैंडेटरी इंजेक्शन ग्रांट करना है या परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट करना है तो क्या केस वाकई में प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो डिसाइड कर देगा। उसके बाद क्या ये ग्रांट करना प्लेंटिफ का राइट है कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो ये इसका आंसर है नहीं। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट चाहे तो ग्रांट करे, कोर्ट चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है। अगर जो सिचुएशंस है, जो कंडीशंस है वो अगर फुलफिल नहीं हुई तो कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्लेंटिफ मस्ट कम विथ क्लीन एंड। अगर प्लेंटिफ खुद जो है वो रॉन्ग डूअर है और वो चाहता है कि कोर्ट उसे रिलीफ ग्रांट करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। उसको साफ हाथों के साथ कोर्ट में आना होगा कि वो जो है उसने कोई गलत काम नहीं किया अपनी साइड से। अब जो है वो हम बेरेक लैंग्वेज पे आते हैं। बेरेक लैंग्वेज क्या कह रही है? सबसेक्शन 1 इसका, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन और रेफर्ड बाय दिस चैप्टर। मतलब इसके जो प्रोविजंस है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे के सेक्शन जो कहेंगे उस हिसाब से इस सेक्शन 38 के प्रोविजन जो है ना वो अप्लाई होंगे। आगे की लाइन क्या कह रहा है? परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है प्लेंटिफ की फेवर में कि प्लेंटिफ प्रिवेंट कर सकता है डिफेंडेंट को, या प्रिवेंट कर सकता है वो जो रॉन्ग काम करने वाला है या गलत काम करने वाला है उसको प्रिवेंट कर सकता है वो। उसके बाद जो ऑब्लिगेशन है वो कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि आपको हानि होने वाली है या हानि हो रही है तो आप उसके लिए इंजंक्शन इशू करवा सकते हो कोर्ट के अंदर। ऑब्लिगेशन कैसी होनी चाहिए? एक्सप्रेस होनी चाहिए कि इम्प्लाइड होनी चाहिए? तो वो दोनों हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया कि आप मुझे 10 दिन के अंदर जो है वो माल प्रोवाइड कीजिए, तो ये एक्सप्रेस हो गई। और कोई आपका बिजनेस कस्टम है कि आपके जो एरिया में जितने बिजनेसमैन हैं वो काम ही चेक के अंदर करते हैं, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइडली हो गया कि आपको चेक से ही पेमेंट करना है। अब उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजन कंटेंट इन चैप्टर 2। अगर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कोर्ट जो है चैप्टर 2 के प्रोविजन को फॉलो करेगा। और चैप्टर 2 कौन सा था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है? थर्ड प्रोविजन कह रहा है इसका थर्ड सबसेक्शन, व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ राइट। डिफेंडेंट जो है वो डरा रहा है, धमका रहा है प्लेंटिफ को या उसके राइट को। एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उसे एंजॉय नहीं करने दे रहा है। कैसे? ये घर है आपका, घर के बाजू में जो है वो आपका जो है डिफेंडेंट रहता है जिस पे आपने केस किया, उसने अपनी गैलरी जो बना रखी है उसमें एक गटर का पाइप जो है वो छोड़ दिया खुला और उससे जो है वो गंदी बदबू आ रही है।
तो इससे क्या हो रहा है, आप अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर रहे, वो बदबू जो है वो आपकी खिड़की के द्वारा आपके घर के अंदर आ रही है, तो ये क्या है, न्यूसेंस फैला रहा है। वो न्यूसेंस से आपका क्या हो रहा है, राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो है वो कोर्ट में ग्रांट ए परपेचुअल इंजीनियरिंग फॉलोइंग केसेस। अब कौन सी सिचुएशंस है वो डिस्कस करते हैं हम। ए पॉइंट कह रहा है इसका, द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, और प्लेंटिफ ने जो है उसे वो राइट नहीं दे रखा है कि आप जो बिना मर्जी के उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अंदर कुछ अल्टरेशन ना करें, अगर आप करते हैं तो मैं आपको हटा सकता हूं। अब और मान लीजिए कि ट्रस्टी जो है बिना पूछे प्लेंटिफ के ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो गड्ढा खोदना शुरू कर रहा है, जो कि प्लेंटिफ की कंडीशन के विरुद्ध था। तो प्लेंटिफ जाके कोर्ट के अंदर इंजेक्शन ले सकता है कि सर इसको रोका जाए, इसको रोका जाए कि ये जो है वो गलत काम ना करे जिससे कि मुझे क्षति हो जाए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, बी पॉइंट, वेयर द एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टिंग द एक्चुअल डैमेजेस कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्या डैमेजेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर डैमेजेस को कैलकुलेट किया जा सकता है तब तो इंजेक्शन इशू नहीं होगा, फिर कॉम्पनसेशन जो है वो कोर्ट ग्रांट कर देगी प्लेंटिफ के फेवर में कि आप जो है वो कॉम्पनसेशन ले लीजिए। अगर जो इसका नेक्स्ट पॉइंट सी है, अगर कॉम्पनसेशन काउंटेबल नहीं है, कैलकुलेबल नहीं है, तो फिर जो है वो इंजेक्शन इशू करना ही होगा कोर्ट को। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पेन है, जैसे ये पेन है, इस पेन पर जो है वो रोहित शर्मा के साइन किए हुए हैं, फेमस क्रिकेटर है, उसके साइन किए हुए। अगर जो है वो मेरा दोस्त ये पेन मुझसे मांगता और मैंने दे दिया सद्भावनापूर्ण में कि ठीक है ये मुझे वापस दे देगा, और वो नहीं देता है, वो घुमा देता है इस पेन को, तो मैं कोर्ट के अंदर मैंडेटरी इंजेक्शन ले सकता हूँ। इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन के साथ ये जो पेन है मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा पेन और कहीं नहीं मिलता रोहित शर्मा का साइन किया हुआ। उसके बाद एक और पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि जैसे एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी ने मुझे एक पर्स दिया बहुत पुराने ज़माने का। वो कंपनी आज पर्स नहीं बनाती, वो कंपनी ख़त्म हो गई है, और वो जो क्वालिटी का पर्स है वो आज इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब वो मेरा दोस्त जो है वो बिना पूछे या मुझसे पूछ के भी लेके गया, अब वो वापस नहीं दे रहा, और मैं चाहता हूं कि वो उस पर्स को कहीं खो ना दे या फिर वो कहीं बेच ना दे या कुछ उसके साथ गलत ना कर ले। तो कोर्ट के पास इंजेक्शन इशू करवा सकता हूं कि साहब ये कुछ ना करे और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दे, साथ में एडिशनल रिलीफ के मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दे। अब कोर्ट ये देखिए क्या कॉम्पनसेशन है कि नहीं है एडिक्वेट। अब कॉम्पनसेशन कहाँ से एडिक्वेट होगा, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है वैसा पर्स कहीं, और साथ में उस पर्स से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। अब मेरी भावनाओं को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कोर्ट ये सब चीजें ध्यान रखेगी। अब जो है वो ये देखेंगे कि भाई अब इसका डी पॉइंट है वो क्या है, टू स्टॉप मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, कि एक साथ बहुत सारे केस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ना आ जाए, इसलिए कोर्ट जो है वो इंजंक्शन इशू कर सकती है। इसके अंदर एक केस आया था, परमेश्वरी वर्सेस भोला। इसमें कोर्ट ने कहा एन अल्टरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बाय द टेनेंट कैन बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन। अगर कोई आपने अपना मकान किसी किराएदार को दे रखा है और आपने बोल रखा है कि मेरी मर्जी के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन ना कराना, कोई अल्ट्रेशन ना कराना उस घर के अंदर, अगर वो करवाता है तो आप उसके खिलाफ इंजंक्शन इशू करवा सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन 39, या इसके कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है वो केस है रंजीत चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कहा एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। मतलब कोर्ट ने कहा
कि आप इंजंक्शन तब इशू नहीं करवा सकते जब आप जो है उस एक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं करवा सकते। अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा पा रहे हो तो आपको इंजंक्शन कैसे ग्रांट होगा। दूसरा केस पैटिसन वर्सेस गिलफोर्ड, इसके अंदर कोर्ट ने कहा जस्ट मियर अपेरहेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू टेक परपेचुअल इंजंक्शन। सिर्फ आपको अंदेशा है, आशंका है कि मेरी प्रॉपर्टी जो मुझे यूज नहीं किया जा सकता या मेरे को थ्रेटन किया जाएगा, तो उसके लिए आप इंजंक्शन इशू नहीं करवा सकते। आपके साथ होना चाहिए कोई रॉन्ग एक्ट, तभी इंजंक्शन इशू होगा। उसके बाद नेशनल शुगर लिमिटेड वर्सेस आशुतोष मुखर्जी, इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो प्रिंट मीडिया के अंदर जो है वो डिफर्मेटरी स्टेटमेंट जो है वो शुगर मिल के खिलाफ दे देता है कि शुगर मिल जो है वो गलत काम कर रही है, लोगों से ज़्यादा पैसा ले रही है, मार्केट से ज़्यादा पैसा जो ले रही है, जो मार्केट में शुगर की रेट है उससे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही है कस्टमर से। तो यहाँ पर शुगर मिल वाला जो है, जो कि प्लेंटिफ है, वो इंजंक्शन इशू करवा सकता है डिफेंडेंट के खिलाफ कि मैंने जो चार्ज किया है वो मैंने मार्केट को देख के किया है। मार्केट में जो है वो शुगर के प्राइस हाइक हो गए थे, तभी मैंने जो है वो चार्ज किया है और उसकी मैंने एक एक रिसिप्ट जो है वो कस्टमर को दी है और उसकी कॉपी, रिसिप्ट की कॉपी मैंने कोर्ट में लगाई है। तो उसके डिफेंडेंट के खिलाफ जो है वो शुगर मिल वाला प्लेंटिफ वो इंजंक्शन इशू करवा सकता है, उसे रोक सकता है कि आप मेरे खिलाफ डिफर्मेटरी स्टेटमेंट नहीं दो। उसके बाद है केस सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश। इसके अंदर कहा गया है कि कोपार्टनर जो होता है क्या वो अपने कर्ता के खिलाफ इंजंक्शन इशू करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि वो करवा सकता है, पर कहाँ तक, सिर्फ अपने राइट तक। जो कोपार्टनर का उसकी जॉइंट हिंदू फैमिली में जितना राइट है उतने राइट के लिए वो इशू करवा सकता है। और ये भी देखेगी कोर्ट कि क्या वो एसओपी है कि नहीं है, सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर वो कोई जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर का जो केस लेके आ रहा है इंजंक्शन के लिए, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, क्या वो करता उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को तो नहीं बेच रहा था। अगर बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी इंजंक्शन इशू हो सकता है। उसके बाद अगला केस है श्रीमती शकुंतला वर्सेस हरनंद शर्मा। इसके अंदर का टीनेंट जो है, टीनेंट के पास राइट नहीं है कि वो अपने मालिक के खिलाफ, अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंजंक्शन इशू करवा ले कि वो मुझे इस प्रॉपर्टी से ना निकाले, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हम सेक्शन 39 जो है वो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 39 क्या है? सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में बात कर रहा है। लॉ क्या कह रहा है? व्हेन टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जब ऑब्लिगेशन ब्रीच होने वाली है और उसे प्रिवेंट करना है तो इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट। तो ये नेसेसरी है कि जो काम करवाना है या परफॉर्मेंस करवानी है तो वो उसके लिए इंजंक्शन इशू हो। विच कोर्ट इज केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग, जो कि जिस कोर्ट में आप जा रहे हो वो केपेबल होनी चाहिए। द कोर्ट में इन डिस्क्रिशन ग्रांट एंड इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच। कोर्ट जो है वो पूरे केस को सुनने के बाद अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से वो ग्रांट कर सकती है कि आप ये काम नहीं करें जिससे कि प्लेंटिफ की राइट्स वायलेट हो और आप अपना ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करो। एंड ऑल्सो टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट। आप कंपेल कर सकते हो कि आप ये काम करो, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो प्लेंटिफ के राइट का वायलेशन हो जाएगा। इसमें एक केस आया समुंगर जूट फैक्ट्री वर्सेस राम नारायण। इसमें कोर्ट ने कहा द रिलीफ बाय वे ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शन इज डिस्क्रिशनरी। द कोर्ट विल वेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंशियल मिसचीफ डन और थ्रेटन टू द प्लेंटिफ एंड कंपेयर विद दैट द डिफेंडेंट इवेंट ऑफ ग्रांट ऑफ इंजेक्शन। इसमें कहा गया कि भी रिलीफ जो है वो मैंडेटरी इंजेक्शन की ये डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है ये। और कोर्ट जो है वो नाप तोल करेगी कि क्या कितना अमाउंट में डिफेंडेंट ने उसको धमकाया है, डराया है, क्या इतना डरा दिया है कि परपेचुअल इंजेक्शन देना पड़ेगा या मैंडेटरी इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा लेवल पर है तो करना पड़ेगा, अभी कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है। उसके बाद
अगला केस है जवाहर थिएटर वर्सेस कस्तूरबा। अब प्लेंटिफ जो है उसने अपना थिएटर 3 साल के लिए जो है वो लीज पे दिया डिफेंडेंट को। फिर डिफेंडेंट ने जो है वो कोशिश करी कि भाई फर्दर जो है वो किसी और को लीज पे दे दे, जो कि कंडीशन उनकी लीज के अंदर थी कि आप फर्दर लीज पे नहीं देंगे। ए जो है वो बी को अपना थिएटर लीज पे देता है 3 साल के लिए, और बी जो है वो सी को दे रहा है। तो ए जो है वो बी के खिलाफ इंजंक्शन इशू करवा सकता है कि साहब ये जो एक्ट है वो नहीं करवाए, जिससे कि मुझे लॉस हो जाए। उसके बाद है भगवान कौर वर्सेस चेतन सिंह। इसमें कोर्ट ने कहा भाई कोर्ट जो है वो दो चीज तो है वो डिटरमाइन करेगी अगर मैंडेटरी इंजंक्शन देना है। तो पहला कि कौन सा एक्ट जो है वो कंपेल करवाया जा सकता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच रुक सके। भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना हो, ऐसा क्या काम करवाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना हो। दूसरा, एक्ट मस्ट बी एनफोर्सिबल बाय कोर्ट। एक्ट जो है वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिबल होना चाहिए, कोर्ट उसको परफॉर्म करवा सके। अगर परफॉर्म ही नहीं करवा पाएगी कोर्ट तो इंजंक्शन कैसे मिलेगा। अब एग्जाम्पल है, जैसे एक्साइज का ही एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करता है ए बी के साथ कि मुझे आप 5 किलो ओपीएम सप्लाई करो। अब ओपीएम का लेन देन तो इलीगल है, लॉफुल नहीं है। अगर अनलॉफुल काम करोगे तो उसका इंजंक्शन ग्रांट होगा क्या? नहीं होगा। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है मैंडेटरी इंजंक्शन के? टू कंपेल समवन टू डू सर्टेन एक्ट और टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। किसी को कंपेल करना काम करने के लिए या किसी को रोकना कि आप रॉन्ग एक्ट मत करो और अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करो। सॉरी। दूसरा, कोर्ट इज केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग द राइट। तीसरा, कोर्ट में इंडिस्क्रिशन ग्रांट एंड इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच। उसके बाद चौथा, ऑल्सो टू कंपेल द परफॉर्मेंस, जो हमने अभी इस सेक्शन के अंदर पढ़ा, वही है। अब सेक्शन 40, डैमेजेस इन ल्यू और इन एडिशन टू इंजंक्शन। भाई क्या डैमेजेस जो है वो लिए जा सकते हैं इंजंक्शन के साथ? ये सवाल है। लॉ क्या कह रहा है? सब सेक्शन 1 ऑफ 40, सेक्शन 40, द प्लेंटिफ इन ए सूट ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38 मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39 मे क्लेम डैमेजेस ईदर इन एडिशन। प्लेंटिफ जो है वो इंजंक्शन के अलावा डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है एडिशन के अंदर। और इन सब्स्टिट्यूशन, वो चाहता है कि मुझे इंजंक्शन ना मिले, मुझे तो बस कॉम्पनसेशन मिल जाए या डैमेजेस मिल जाए, तो वो भी कर सकता है। तो कोर्ट में इफ इट थिंक फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस, कोर्ट को लगता है कि नहीं यहाँ बनता है, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है वो डैमेजेस लगा सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 2, नो रिलीफ फॉर डैमेजेस shall be granted under this section unless plaintiff has claimed such relief in his plaint। अगर आप अपनी प्लेंट के अंदर रिलीफ ही नहीं मांग रहे तो कोर्ट कैसे ग्रांट करे? अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो उसकी रिलीफ आपको अपनी प्लेंट के अंदर डालनी पड़ेगी। अब इसका प्रोवाइजो जो हमने पहले के सेक्शंस में भी पढ़ा है, अगर आप रिलीफ क्लेम नहीं कर पाते तो आप कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो है वो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अगर कोर्ट आपके रीजन से सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपकी एप्लीकेशन ग्रांट कर सकती है, और उस एप्लीकेशन ग्रांट होने पर आप अपनी प्लेंट को जो है वो अमेंड करके ला सकते हैं। अपनी रिलीफ जो है वो वापस इसके अंदर प्लेंट के अंदर लिखकर आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। उसके बाद इसका सब सेक्शन 3, द डिसमिसल ऑफ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन अ फेवर ऑफ प्लेंटिफ शैल बार हिज राइट टू सू फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच। अब अगर कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है, तो क्या प्लेंटिफ जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? क्षतिपूर्ति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या वो क्षतिपूर्ति ले सकता है कोर्ट से? तो इसका जवाब है इस सेक्शन के अंदर ही दे दिया है, इस सब सेक्शन के अंदर ही दे दिया है कि वो नहीं ले सकता। उस पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो है वो अप्लाई हो जाएगा, प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा रेस जुडिकेटा का। अगर आपको ये रिलीफ लेनी थी तो आप उसी सूट के अंदर ले लेते। इसके अंदर एक केस आया, एस नारायण राव वर्सेस आर नरसिंह राव।
कोर्ट ने कहा वेयर इन अ परमानेंट सूट फॉर इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कॉजिंग न्यूसेंस टू द प्लेंटिफ बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक लैट्रिन्स द इंजरी वाज एक्शनेबल पर से द डैमेजेस कुड बी परज्यूम्ड। इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि अगर डिफेंडेंट जो है वो एक आपके जैसे प्लेंटिफ के घर के पास में एक सेफ्टी लैट्रिन बना रहा था जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, जिससे कि ऐसी बदबू आ रही थी जो कि प्लेंटिफ के राइट्स को वायलेट कर रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहा अच्छे से, वो अपने घर में नहीं रह पा रहा है, तो ये न्यूसेंस हो गया। अब इस न्यूसेंस को रोकने के लिए भी इंजंक्शन इशू करवाया जा सकता है प्लेंटिफ के थ्रू कोर्ट के अंदर। और अगर वो डैमेजेस क्लेम करता है तो कोर्ट उस डैमेजेस को भी कंसीडर करेगी। कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है वो डैमेजेस ग्रांट करेगी प्लेंटिफ को। बाकी केस के जो साइटेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मैं ये आशा कर रहा हूँ। थैंक यू।